बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको एक ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर।
सातवीं के भूगोल विषय के सत्र में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पाठ 5 हवाएं। हम यदि हम ध्यान से सुने तो हमें घंटी की आवाज सुनाई पड़ रही है और ये जो घंटियां हैं ये हवा में हिल डुल रही हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा हवा में लहराता हुआ, और आपने कई बार इसे अपने स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इस तरह से फहरते हुए देखा होगा। हमें हवा का स्पर्श सहजता से अनुभव होता है, परंतु हम हवा को देख नहीं सकते। हमारे चारों ओर हवा होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसका स्पर्श महसूस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा, झंडा लहरा रहा था, फहर रहा था। क्यों? क्योंकि हवा तेज थी और तेज हवा में वो झंडा लहरा रहा था। उसके पहले हमने देखा घंटियां बजती हुई। घंटियां क्यों बज रही थी? क्योंकि हवा के कारण जो उसकी बेल्स थी वो आपस में हिलडुल रही थी, टकरा रही थी, और उससे वो घंटी बज रही थी। तो घंटी बजने का कारण हो, चाहे झंडे के फहरने का कारण हो, या आपने कभी देखा होगा कि बहुत तेज हवा चलती है और आपके कपड़े जो हमने सूखने के लिए डाले रहते हैं वो कपड़े भी ऐसे यहाँ वहां झूलते रहते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हवा बहती रहती है और हवा के बहने का पवन से सीधा संबंध होता है। बहती हवा को पवन कहते हैं। हवा तो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हर हवा को हम पवन कहेंगे क्या? नहीं। जब हवा बहती है, तेज गति से बहती है, किसी दिशा में बहती है, तो इस बहती हवा को हम पवन कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर वायुदाब एक समान नहीं होता है। हमने पिछले पाठ में, अभी वायुदाब वाले पाठ में हमने ये जानकारी ली थी कि अधिक दाब की पेटियों की ओर से कम दाब की पेटियों की ओर क्षैतिज समानांतर दिशा में हवा की हलचल होती है। इन हलचलों के कारण पवन की निर्मित होती है। हवा जब बहती है तो बहती हवा को हम पवन कहते हैं। और हवा क्यों बहती है उसके कारण हमने देखे कि जहां अधिक तापमान होता है वहां हवा हल्की होती है, गर्म होती है, प्रसरित होती है और वो ऊपर की ओर उठ जाती है। जब वो स्थान से हवा ऊपर की ओर उठ गई तो वो स्थान खाली हो गया, तो वहां पर हवा का दबाव कम हो जाता है। तो इस तरह से इन हलचलों के कारण जो है पवन की निर्मित होती रहती है। ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल, और इस वायुमंडल का सतत दबाव पृथ्वी पर पड़ते रहता है, जिसे हम वायुदाब कहते हैं। तो इस वायुमंडल का दबाव पृथ्वी या भूपृष्ठ पर पड़ता है, पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। पृथ्वी पर पड़ने वाले इस वायुदाब के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में आंधी, तूफान, वर्षा जैसी अनेक गतिविधियां घटित होती हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में यह चित्र दिया हुआ है। इसमें आपको लाल और नीले दो तीर दिखाई दे रहे हैं। लाल तीर जो है वो बता रहा है हवाओं की मूल दिशा, यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर हवा बहती है। जहां पे जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है तो वो तुरंत जिसके पास कम है उसको दे देता है। धरती भी हमें ये सिखाती है, प्रकृति हमें ये सिखाती है कि भाई यदि हमारे पास अधिक है और यदि किसी के पास कम है तो अपनी चीजों को उससे हम शेयर करें, अपनी चीजों को हम बांटें। प्रकृति से हम ये सीख सकते हैं। तो प्रकृति हमें यहाँ क्या सिखा रही है कि हवाओं की मूल दिशा कैसी है? जहां पर अधिक दबाव है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर हवाएं बहती हैं। और जो नीला तीर है वो नीला तीर दिखा रहा है परिभ्रमण के कारण हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे।
अधिक वायु दबाव के क्षेत्र से कम वायु दबाव क्षेत्र की ओर हवा बहती है। अधिक दाब पेटी से कम दाब पेटी की ओर क्षैतिज समानांतर दिशा में हवा की हलचल होती है और हवा के इस रूप को हम पवन कहते हैं। हमने देखा कि बहती हुई हवा को पवन कहते हैं और इन्हीं पवनों के कारण अलग अलग वायु दाब की पेटियां बनती हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, यानी पवन जो है उसमें गतिशीलता निहित है। यदि पवन हवा जो है वो स्थिर है तो वो उसे हम केवल हवा कहते हैं, लेकिन जब वो हवा गति को प्राप्त होती है, गतिशील हो जाती है, तो वह पवन बन जाती है। फेरेल का नियम, यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में पवन बहते हुए आ रहा है और जब वो दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचते हैं तो उसकी दिशा जो है वो बदल जा रही है। और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध से जो पवन ऊपर की तरफ उठ रही है, जब वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध से आने वाली जो पवन दक्षिणी गोलार्ध में आने पर दिशा परिवर्तन, और दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पवन जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन। पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पवन के बहने की दिशा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाता है। हम यहां देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जब ये दक्षिणी गोलार्ध की पवन उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश की तो ये इसकी मूल दिशा कौन सी थी? उत्तर दिशा में था, है ना, सीधे सीधे चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में आई तो अपनी ये मूल दिशा से ये दाईं ओर ये मुड़ गई है, ये हम यहाँ देख रहे हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में वे मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जब ये पवन उत्तरी गोलार्ध से बहते हुए दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अपनी मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ गई। और ये क्यों होता है? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी का परिभ्रमण अर्थात उसके अपने अक्ष पर अपने चारों ओर घूमने की प्रक्रिया, अपने ही अक्ष पर वो घूमती है पृथ्वी, और इसे हम कहते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण। इस परिभ्रमण के कारण ये जो है पवन की जो दिशा है वह बदल जाती है। हवा की दिशा और गति। हवा की मूल दिशा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर होती है। ठीक है, ये याद रखने वाले छोटे छोटे मुद्दे हैं कि हवा हमेशा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहती है। पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पवन की दिशा पर होता है। पवन की दिशा निर्धारित करने में पृथ्वी के परिभ्रमण का बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है। उत्तरी गोलार्ध की हवा अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती है, अभी हमने देखा ये फेरेल के नियम में, और दक्षिणी गोलार्ध की हवा अपनी दिशा से मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती है। पवन की गति को मापा भी जाता है और उसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? अब पवन की गति तो अलग अलग स्वरूप में होती है, कहीं पर पवन की गति तेज होती है, कहीं मंद होती है, तो इसको मापने का एक इकाई है। पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा अथवा नॉट्स परिमाण इकाई में गिनी जाती है। अब हम दी गई आकृति का निरीक्षण करेंगे और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। यह चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की ओर से विषुवत रेखीय कम वायुदाब पेची की ओर बहने वाली हवाएं कौन सी हैं? चित्र में हम देख रहे हैं यह है पूर्वी हवाएं, हम उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं। अधिक दाब पेटी की ओर से ये कम दाब पेटी की ओर बहने वाली हवा, इसे हम कहते हैं पूर्वी हवा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हवाओं की
दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कौन सी है? विषुवत रेखा से नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध और यहाँ पर पश्चिमी हवाएं जो हैं इनकी दिशा क्या है? यह दक्षिण पूर्व दिशा में बह रही हैं। अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटियों की ओर से उपध्रुवीय कम दाब पेटियों की ओर कौन सी ग्रहीय हवाएं उत्तरी गोलार्ध में बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ग्रहीय हवाएं बह रही हैं? तो पश्चिमी हवाएं। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में 3 प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं हवाओं के। पहला है गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज की जो ये हवा का जो ये स्वरूप है, ये कहाँ मिलता है हमें? ये 40 अंश दक्षिण अक्षांश के आगे, दक्षिण अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये हम देख रहे हैं, ये 30 डिग्री, और हम और दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ 40 डिग्री के आगे जो है हवाएं अति तीव्र गति से बहती हैं। इन्हें हम गरजता चालीसा या रोरिंग फोर्टीज कहते हैं। उसके बाद जो है वो है प्रचंड पचासा, फ्यूरियस 50s। अब जब हम दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री के आसपास पहुंचते हैं, 50 डिग्री अक्षांश के पास, तो ये हवाएं तूफान की गति से बहती हैं, बहुत तेज बहती हैं। तूफान की गति से मतलब बहुत तेज बहती है हवाएं, और इन्हें हम फ्यूरियस 50s, प्रचंड पचासा या गर्जक 50 भी कहते हैं। और तीसरा है स्क्रीमिंग 60s, चीखता 60। आपकी पाठ्य पुस्तक में इसके लिए शब्द दिया हुआ है चीत्कारी 60, जिसे हम सरल भाषा में चीखता 60 या स्क्रीचिंग 60s कहते हैं। नॉट स्क्रीमिंग, इट्स ए स्क्रीचिंग 60s। उत्तरी गोलार्ध में इस तरह की हवाएं नहीं मिलती, और ये जो चीखता 60 या स्क्रीचिंग 60s है, ये 60 अंश दक्षिणी अक्षांश के पास, दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं हैं, 60 अंश दक्षिणी अक्षांश के पास ये हवाएं तीव्र तूफानी गति से बहती हैं, और इसके तीव्र गति से बहने के कारण बहुत जोर की आवाज भी होती है, प्रचंड आवाज होती है हवाओं के बहने की, हवाओं का शोर भी होता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब बारिश के समय कभी बहुत तेज हवाएं बहती हैं तो हमको हवाओं की आवाज महसूस होती है, सुनाई पड़ती है। तो उसी तरह से ये 60 अंश दक्षिणी अक्षांश के पास ये हवाएं अत्यंत तीव्र गति से बहती हैं और साथ ही साथ प्रचंड शोर करती हैं, आवाज करती हैं। इसीलिए इन्हें चीखता 60 कहा जाता है। 60 मतलब 60 डिग्री के पास, और इनकी आवाज बहुत तेज होती है, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई चीख रहा हो, तो ये चीखता 60। तो दक्षिणी गोलार्ध में 3 हवाओं के प्रकार गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता 60। याद करने के लिए बहुत ही आसान है। चालीसा मतलब 40 डिग्री के आसपास, पचासा मतलब 50 डिग्री के आसपास, और 60 मतलब 60 डिग्री के आसपास। ये तीनों दक्षिणी गोलार्ध में। अब बच्चों ये प्रश्न उठता है कि दक्षिणी गोलार्ध में ही इन हवाओं के प्रकार क्यों पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्यों नहीं मिलता? तो बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में आप जब पृथ्वी का मानचित्र देखोगे या ग्लोब देखोगे तो हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जल क्षेत्र अधिक है। वहां पर जमीन का हिस्सा, जमीन का भाग बहुत कम है। केवल हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में केवल 2 महाद्वीप हम देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप का कुछ हिस्सा, और शेष भाग में सब महासागर ही महासागर व्याप्त है, यानी पानी का ही क्षेत्र है। जब हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो यहाँ पे भूभाग बहुत सारे हैं, जमीनी हिस्सा बहुत ज्यादा है। अफ्रीका महाद्वीप है, संपूर्ण एशिया महाद्वीप है, पूरा यूरोप महाद्वीप है, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यानी जमीन का हिस्सा बहुत ज्यादा है। तो जब जमीन का हिस्सा है तो वहां पर हवाएं जो है वो उन्मत्त गति से नहीं बहती, क्योंकि उनको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा नहीं है, वहां जल क्षेत्र अधिक है, हवाओं के बहने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, हवाएं निर्बाध गति से बहती हैं, इसलिए हवा की गति भी तेज होती है, और उसके साथ साथ हवाओं की गति के साथ उनमें शोर भी होता है। तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता 60
दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले हवाओं के प्रकार हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पूर्वी हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में किन दिशाओं में बहती हैं। अब दोनों गोलार्ध में पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये किस दिशा में बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। पूर्वी हवाएं हम यहां देख रहे हैं, ये पूर्व उत्तर से आ रही हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ चल रही हैं। उसी तरह, ठीक है, ये आपने देखा यहां पर। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं दक्षिण पूर्व से पश्चिमोत्तर दिशा में बहती हैं। हम देख रहे हैं यहां पर ये दक्षिण गोलार्ध में हवाएं चल रही हैं और ये दक्षिण पूर्व से आ रही हैं और बह रही हैं अब कहां पर, पश्चिमोत्तर दिशा में जा रही हैं। तो यदि हम संक्षेप में देखें तो हमें हवाओं के 3 मुख्य प्रकार दिखाई देते हैं। पहला है ग्रही हवाएं। ये हवाएं जो हैं इन्हें प्लैनेटरी या परमानेंट विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर अधिक वायुदाब पेटियों की ओर से कम दाब पेटियों की ओर वर्ष भर नियमित रूप से बहती हैं और ये पृथ्वी का विस्तृत क्षेत्र जो है कवर करती हैं। इन्हें हम ग्रही हवाएं कहते हैं, प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं और इनके कई प्रकार हैं, जैसे पूर्वी हवाएं, पूर्वा जिसे हम कहते हैं, पश्चिमी हवाएं या पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, ये इनके प्रकार हैं। दूसरा है स्थानीय हवाएं जिसे हम कहते हैं लोकल या टर्शरी विंड्स। और तीसरा है मौसमी हवाएं यानी पीरियोडिक विंड्स। अब ये ग्रही हवाएं क्या हैं, स्थानीय हवाएं क्या हैं, मौसमी हवाएं क्या हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अपने अगले वीडियो में। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।